गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या एवं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, प्रभावी परमाणु संख्या नियम। वर्नर ने उपसहसंयोजन यौगिकों के लिए अति उत्तम सुव्यवस्थित प्रणाली प्रदान की तथा उनके गुण व त्रिविम रसायन को समझाया। वास्तव में यह सिद्धांत आधुनिक उपसहसंयोजन रसायन की नींव है, लेकिन उस समय में परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक धारणा विकसित नहीं हो पाई थी। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट was not developed for the atom। अतः यह सिद्धांत द्वितीयक संयोजकता सेकेंडरी वैलेंसी की प्रकृति अर्थात धातु तथा लिगेंडों के मध्य बंध की प्रकृति समझाने में असफल था। उपसहसंयोजन यौगिकों के निर्माण को इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में समझाने के लिए सर्वप्रथम एक सफल प्रयास सिज्विक ने 1923 में किया था। In the language of electrons, the first of all the coordination compounds were explained by the Sidgwick, and Sidgwick gave this rule effective atomic number rule. Therefore, this rule is also known as Sidgwick rule. इलेक्ट्रॉन युग्म उपसहसंयोजन बंध की धारणा के आधार पर सिज्विक ने वर्नर की सेकेंडरी वैलेंसी की व्याख्या की तथा संकुलों के स्थायित्व को समझाने के लिए प्रभावी परमाणु संख्या नियम का सुझाव दिया। इस नियम के अनुसार एक धातु परमाणु या आयनदाता समूह के साथ इतनी संख्या में बंध बनाएगा जितने की समन्वय संख्या है, जिससे संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं, आगामी उत्तम गैस के इलेक्ट्रॉनों की जितनी हो जाए। The effective atomic number rule is proposed by Sidgwick in 1923. Was proposed by Sidgwick in 1923, and this rule is also known as Sidgwick rule. The total number of electrons possessed by central transition metal ion after the donation of electrons by the ligand is an effective atomic number and is represented by the short form EAN. A complex is stable if the effective atomic number is equal to the atomic number of nearest inert gas, where संकुल स्थायी होते हैं जिसका कि प्रभावी परमाणु संख्या उसके पास आने वाले या उसके करीब जो इनर्ट गैस है उस संख्या के, जो कि उत्तम गैस है, उस उत्तम गैस के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो। हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं K4FeCN6। यहाँ पे हम Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में आयरन जो है ये +2 स्टेट में है, मीन्स फेरस। तो इसमें आयरन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो है 24। इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स है, मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या 6 है, और वो 6 जो है वो साइनाइड लिगेंड्स के द्वारा पूर्ति हो रही है। ये साइनाइड लिगेंड के पास, हर एक लिगेंड के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 6 साइनाइड लिगेंड 2 × 6 12 इलेक्ट्रॉन इस आयरन मेटल को देगा। तो आयरन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसके
पास जो 24 इलेक्ट्रॉन तो है ही, साथ में जो साइनाइड ने इलेक्ट्रॉन दिया 12, तो 24 प्लस 12 हो गए 36। और ये 36 जो है वो क्रिप्टन का ये क्रिप्टन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो जो इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्रिप्टन का है वो है 36। तो इसलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 36। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट की हम निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है +3 स्टेट में है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 है। 6 एमीन जो कि लीगेंड है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है कोबाल्ट को, तो 12 इलेक्ट्रॉन और उसके पास आ जाते हैं और टोटल जो है वो 36 हो जाता है। और ये 36 जो है ये क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ लिमिटेशंस, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस ये है कि कुछ जो मेटल आयन है वो इस रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे कि फेरिक आयन है, क्रोमियम +3, कोबाल्ट +2। तो इन केस में जब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो वो एक नंबर कम होता है, जो कि इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि FeCN6-3। यहाँ पे हम जब Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो Fe +3 स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास 23 है। साइनाइड 6 साइनाइड से इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल जो है 35 है। और ये 35 जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है। तो thus the tendency to attain an inert gas configuration is an important factor but not a necessary condition for complex formation। ये तो ज़रूरी है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कॉम्प्लेक्सेस जो बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं, इसकी टेंडेंसी होती है और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है, परंतु ये कोई कंडीशन नहीं है कॉम्प्लेक्स बनने का। कॉम्प्लेक्स के लिए ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है, इसकी ये नेसेसरी कंडीशन नहीं। लिमिटेशंस ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, कुछ इसके लिमिटेशंस है। हमने देखा कि जो मेटल को लिगेंड्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर देता है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जब ये मेटल को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण क्या है, ये कैरेक्टर जो है, ये पोलर कैरेक्टर डेवलप करेगा और ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जो है ये मेटल के ऊपर आ जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। और मेटल के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बढ़ जाएगी तो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड बनेगा उस मेटल से वो अनस्टेबल या अस्थाई हो जाएगा, अस्थाई बना देगा, और जो कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है ये नहीं समझाता है। Many complexes are stable but do not follow effective atomic number rule। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस स्थायी होते हैं, परंतु ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियम या प्रभावी परमाणु संख्या नियम को नहीं फॉलो करता है। It does not predict the geometry of the complexes। किसी संकुल की ज्यामिति को इफेक्टिव नंबर रूल के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। It also does not explain the magnetic behavior of the complexes। संकुलों के जो चुंबकीय गुण है उसको भी ये नहीं समझाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अब हम लेंगे कि ज़्यादातर इन अभी जो जहाँ तक हमने पढ़ा उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ में हम उसके आंसर भी लेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द बिलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके फॉर्मूला लिखने, जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोडो फेरेट सेकेंड, पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड एमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनेट सेकेंड,
पेंटामीन आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पोटाशियम ट्राइक्लोरोमोनोइथाइलिन प्लैटिनेट सेकेंड, सोडियम बिसथायोसल्फेटो अर्जेंटाइट फर्स्ट। ये जो इनके जो फॉर्मूला लिखने हैं ये पहले आप कोशिश कीजिए, उसके बाद आप इनके आंसर, यहाँ पे ये आंसर दिया गया है, इनके जो फॉर्मूला जो है किस तरह से हमने इसको बनाया है। तो आप पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद अपने आप, और उसके बाद आप इस आंसर से उसको चेक कर लीजिए। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सेम है, ये कंपाउंड दे रखे हैं और उसके आपको नाम लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन और आंसर दोनों ही दिया गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर का मिलान कीजिए। नेक्स्ट है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अब हमें जो कॉम्प्लेक्स के जो मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यदि हम नहीं जानेंगे तो हम आगे हम उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण अंक है, उसको हमें जानना जरूरी होता है। तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे ये प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड है, तो टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट, तो इसके अंदर हमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो x यहाँ रख देंगे, और क्लोराइड की जो वैलेंसी है वो -1 है, तो यहाँ पे 4 है तो -4 इक्वल्स टू इसके ऊपर चार्ज क्या है -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ पे जो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है, तभी तो ये +2 के कारण 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो 2 और 2 प्लैटिनम वैलेंसी जो है काउंटर बैलेंस कर लेती, पर इसके ऊपर -2 2 और क्लोरीन एटम है तो -2 चार्ज इस पे आ जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पे कोबाल्ट का निकालेंगे, कोबाल्ट x, वाटर जो है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर ये 0 है चार्ज, साइनाइड -1 ये भी न्यूट्रल है 0, और इक्वल्स टू ये +2 है, तो x इक्वल्स टू ये +2 और ये -1 वहाँ हो जाएगा 3, तो कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज है +3 चार्ज। नेक्स्ट हम ये लेते क्रोमियम अमीन और क्लोरीन का हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इसमें क्रोमियम का निकालेंगे, तो अमीन 0, क्लोरीन जो है -3, x + 0 और इक्वल्स टू इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्रोमियम का जो है ये +3 NH3 यहाँ पे Cl3 आना चाहिए था, ठीक है ना, हाँ। तो इसके बाद है कि हम इन पेयर्स को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इसका आंसर हमने दे रखा है। तो पहले में जो है बेरियम सल्फेट के जो वाइट प्रेसिपिटेट देता है बेरियम क्लोराइड के साथ, और दूसरा जो है प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है आइसोमर में जो है इसको जल्दी हीट करने से ये वेपराइज हो जाता है, और फर्स्ट जो है नॉट इजीली लॉस्ट बीइंग कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल एटम, पहले जो है ये बाहर है कॉम्प्लेक्स से तो इजीली जो है इसको वेपराइज कर सकते हैं, और यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो वो नॉट इजीली जो है इसको हम नहीं हटा सकते हैं। तो ये इसके आंसर्स दे रखा है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा था पहले, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ो, समझो, आंसर लिखो, और उसके बाद इन आंसर्स को उसके साथ चेक कर लो। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।